मी भारतातल्या सर्व मायबाप मतदारांचे मनपूर्वक आभार मानते की ही देशामध्ये जी दडपशाही चाललेली आहे, महागाई चालली आहे, बेरोजगारी चालली आहे, त्याच्या विरोधात जे मतदान झालं आहे त्याचं मी मनापासून स्वागत करते. हा फक्त काही इंडिया किंवा भारतीय जनता पक्षाचा विषय नाही, हा भारताच्या प्रश्न आहे. आणि मला असं वाटतं की इंडियामध्ये सगळे जे घटक एकत्र आलेत त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते, कौतुक करते की पूर्ण ताकदीने ते लढले, सत्याच्या बाजूनी लढले. आणि काही गोष्टी काली कानावर आल्या, काही बातम्याही बघायला मिळाल्या की उत्तर प्रदेशमध्ये रिकाउंटिंग करायला लागलं, बरंच काय काय गोंधळ घातला. पण ज्या पद्धतीने समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्ते हे सत्याच्या बाजूने उभे राहिले, मी त्यांचं खरंच कौतुक करते. कारण का ही जी दडपशाही या देशात चालली आहे, मला आता काळजी वाटायला लागली की 2024चं इलेक्शन असंच जर जे उत्तर प्रदेशमध्ये घटना, दुर्दैवी घटना झाली, ही अशी देशाच्या जर राजकारणात व्हायला लागली किंवा इलेक्शनमध्ये व्हायला लागली, तर मग मनात असा प्रश्न येतो की खरंच ही लोकशाही राहणार का नाही या देशात, असा चिंता ही अर्थातच सगळ्यांच्या मनात येते. G20 परिषदेकडून आर्थिक ग्रोथ होण्यासंदर्भात तुम्हाला काय अपेक्षा वाटतात, स्पेशली ज्यावेळी सगळे राष्ट्राध्यक्ष भारतात येत आहेत, इन्व्हेस्टमेंटच्या संदर्भात येणाऱ्या काळातल्या थेट गुंतवणुकी असतील याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? G20 हे सातत्याने जगभरात होत असते. ती संधी भारताला मिळाली, पण ही काय पहिल्यांदा मिळालेली नाही. तरी आज दिल्लीत जे होतं आहे त्याचा अर्थातच आपण सगळ्यांनी देशाच्या वतीने एका आवाजात कौतुक केलं पाहिजे. परदेशातून लोक आलेले आहेत त्याचंही कौतुक केलं पाहिजे आणि त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे. एकच गोष्ट मला आज सकाळी खटकली, तुमच्याच कुठल्या तरी एका चॅनलवर क्रिप्टो करन्सीबद्दल चर्चा होणार असं सगळं घेतलं. तुम्ही माझा रेकॉर्ड काढून बघा, गेले अनेक महिने नाही वर्ष आम्ही क्रिप्टो करन्सीवर भारताने स्वतःचं धोरण असलं पाहिजे असं सातत्याने आम्ही सगळे मांडतोय. दुसरी गोष्ट की 2 वर्षापूर्वी क्रिप्टो करन्सीला टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये गेलं. जी गोष्ट इल्लीगल आहे ती तुम्ही टॅक्स कशी करणार? त्याच्यामुळे भारत सरकारनेच क्रिप्टोचं नक्की काही धोरण आहे का हे पार्लमेंटमध्ये मी स्वतः असून मी स्वतः क्रिप्टोच्या विरोधात, मला प्रचंड ट्रोलिंगही त्या काळात झालं की क्रिप्टोच्या विरोधात मी बोलणारे फार आम्ही 4-5च खासदार आहोत जे पक्ष सोडून क्रिप्टोची आम्हाला खरंच काळजी वाटत होती. तेव्हा आम्ही पक्ष बघितला नाही, देश आणि नवीन पिढीचा विचार करून आम्ही सगळे क्रिप्टोच्या विरोधात बोललो. कारण का कुठलीही पॉलिसी क्रिप्टोच्यासाठी नाही. आणि तेव्हा हे सगळे व्यवसाय चालले होते, त्याला कुठली यंत्रणा नव्हती का त्याला काहीच, म्हणजे एखादा युवक युवतींनी क्रिप्टोमध्ये पैसे टाकले तर झिरो अकाउंटेबिलिटी होती. त्यामुळे क्रिप्टोच्या विरोधात अनेक वेळा आम्ही सगळे बोललेलो आहोत. आणि आमचं म्हणणं आहे की त्याच्यासाठी काहीतरी लेजिस्लेशन झालं पाहिजे. आणि आपल्या देशात क्लिअर लेजिस्लेशन नसताना आज G20मध्ये भारताची लाईन काय ह्याच्याबद्दल मलाही उत्सुकता आहे. कारण का आम्हाला पार्लमेंटमध्ये असूनही माहिती नाही क्रिप्टोवर भारत सरकारची लाईन काय. मैम हिंदी में जानना चाहेंगे, मराठीचं झालं का सगळं? क्रिप्टो संदर्भात मला याची काय माहिती नाही. झाला एक मिनिट, क्रिप्टोवरती एक कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. सेंट्रल गव्हर्नमेंट त्याचा रिव्ह्यू घेणार होतं, पण अजून हे प्रकरण पुढे सरकलेलं नाही. येणारी अधिवेशन सुद्धा आहेत, त्यात आता हा मुद्दा पुढे येईल का G20 नंतर? नाही, मी तर क्रिप्टोबद्दल अनेक वेळा माझ्या अनेक भाषणांमध्ये बोललेले. आणि सरकारनी, मी पुन्हा सांगते की एखादी वस्तू ज्याचं लेजिस्लेशनच झालं नाही त्याच्यावर टॅक्स केला आहे तर टॅक्स गोळा कसा करणार? त्यामुळे मला विचाराल तर क्रिप्टोबद्दल भारत सरकार किंवा फायनान्स मिनिस्ट्रीचं नक्की काय धोरण आहे ह्याच्यातच पारदर्शकता नाही आहे, किंवा काय नक्की करायचं आहे ह्याच्याबद्दल काहीच भारत सरकार किंवा पार्लमेंटमध्ये माझ्याकडे तरी क्लॅरिटी आलेली नाही आहे, किंवा माझ्यासारख्या असंख्य खासदारांनाही माहिती नाही. इलेक्शन कमिशन पुढे आपल्या गटाच्या वतीनं अप्लाय सादर करण्यात आलेला आहे. काय साधारणपणे त्या ठिकाणी मांडणी अध्यक्षाबाबत अजित पवार गटाकडून दावा करण्यात आला होता, तो देखील पूर्ण नाही, अर्थातच मला असं वाटतं की इलेक्शन कमिशनकडून जी नोटीस आदरणीय पवारसाहेबांना आली होती ती अतिशय विनम्रपणे आम्ही ती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाला त्याची जी काही आम्हाला प्रश्न विचारले त्याचं सत्य आणि खरी उत्तरं आम्ही दिलेली आहेत. आणि माझा विश्वास आहे की इलेक्शन कमिशन पूर्ण पारदर्शकपणे आम्हाला न्याय देईल. पाटील साहेबांनी काल एक भीती व्यक्त केली, जे ठाकरे सेनेच्या बाबतीत झालं चिन्ह आणि नाव, तसंच आमच्या बाबतीत देखील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाही, कसं आहे की काही लोक जे आता क्लेम करतायत त्या तारखा वगैरे देत आहेत. आता त्या तारखा येतात कुठून? म्हणजे मलाही वाटतं की आपण एकीकडे सगळे म्हणतो की या सगळ्या इंडिपेंडंट संस्था आहेत, तर त्या जर इंडिपेंडंट संस्था आहेत तर ज्या पद्धतीने
म्हणजे जे महाराष्ट्रातले वरिष्ठ वयानी आणि अनुभवानी अनेक नेते आहेत, ते तारखा वगैरे देतात तुमच्याच चॅनलवर आम्ही बघतो. त्याच्यामुळे मग असं मनात पाल चुकचुकते की हे त्यांना तारखा कोण सांगते. आणि माझा सगळ्याच संस्थांवर माझं म्हणणं आहे की भारत देश हा संविधानानेच चालला पाहिजे. त्या चौकटीत ज्या पारदर्शकपणे गेले 70 वर्ष हा देश चाललेला आहे, त्या संस्थांचा मान सन्मान आहे आणि तो आपण सगळ्यांनीच ठेवला पाहिजे, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. एक शेवटचा प्रश्न आहे. आरक्षणाचा विषय अजूनही मार्गी लागलेला नाही आणि त्यामुळे उद्यापासून आता ओबीसी समाज देखील रस्त्यावर उतरतोय. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या अशी प्रामुख्याने मराठा समाजाची काही नेते मागणी करतात आणि त्या विरोधात अनेक ठिकाणी उद्या बंद आहे, मोर्चे देखील. मी 2 दिवसापूर्वी लातूरला होते. तिथे सगळ्या चॅनल्सच्याच समोर मी म्हणले होते की जसं दिल्लीमध्ये पार्लमेंटचं सेशन बोलवलेलं आहे, तसं अर्जंटली महाराष्ट्र सरकारनी एक सेशन बोलवलं पाहिजे. त्याच्यात दुष्काळाची परिस्थिती, मराठा समाज, धनगर समाज, लिंगायत समाज आणि मुस्लिम समाज या समाजांच्या अनेक वर्षाच्या ज्या प्रलंबित मागण्या आहेत त्याच्यावर एक पारदर्शक चर्चा व्हावी, महागाईवर व्हावी आणि बेरोजगारीवर व्हावी. या सगळ्या विषयांची चर्चा ही त्यांनी केली पाहिजे. आज महाराष्ट्र प्रचंड अस्वस्थ आहे. ज्या घटना ज्या टी व्हीवर दिसत आहेत या अतिशय वेदना देणाऱ्या आहेत. जालन्यामध्ये जी घटना झाली, ज्या अमानुषपणे त्यांच्या आपल्या भागातल्या महिला असतील, पुरुष असतील, मुलं असतील, लाठीचार्ज झाला, याचा जाहीर निषेध सगळ्यांनीच केलेला आहे. नुसती माफी मागून हा प्रश्न सुटणार नाही आहे. ह्या मागच्या वेदना समजून घेतल्या पाहिजेत ह्या सरकारने. 13 तारखेला आपल्या दिल्लीचं निवासस्थानी इंडियाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडते. खरं खूप महत्त्वाची. माझ्या नाही, पवार साहेबांच्या घरी. मैम हिंदी जाना चाहेंगे उपचुनाव नाही, अर्थातच एक राजकीय पक्ष अनेक वेळा एकत्र भेटत असतात. तशीच 13 तारखेला इंडियाची एक महत्त्वाची मीटिंग आहे. मैम हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरह से बाईपुर इलेक्शन का रिजल्ट आया जिसमें इंडिया ने लगभग 4 सीटें जीती है, वहीं बीजेपी ने 3. इंडिया अलायंस की बात करें लगभग 3 बैठक हुई है, क्या उसका परिणाम देखने मिल रहा है जिस तरह से जिस रिजल्ट आया? तरह से इंडिया के हमारे सब कार्यकर्ता और मैं मन से सारे वोटर्स की भी आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसको रिजेक्ट कर दिया है. और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार दिल्ली में है, उसको रिजेक्ट कर दिया है इस देश. तो क्या मैम इसका असर साफ साफ कैसे 2024 में देखने मिलेगा? जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव, क्या परिणाम इस तरह का देखने मिलेगा? दिखते तो रहेंगे, आप देखो आगे आगे होता है क्या. हम मराठा आरक्षण को लेकर जो है कमेटी बनाने की राज्य सरकार ने ऐलान किया. कल जारंगी जी की तरफ से एक डेलीगेशन भी आया, मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री से वापस जा चुका है, लेकिन ओबीसी में से ही उनको आरक्षण दिया जाएगा ऐसी बातें सामने आ रही, जिसकी वजह से काफ़ी प्रदर्शन भी हो रहे हैं. और राधाकृष्ण विखे पाटिल के ऊपर कल हल्दी भी फेंकी गई थी धनगर समाज की तरफ से. गुस्सा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये 3-4 चीज़ें इसमें है. एक तो मराठा समाज, धनगर समाज, लिंगायत समाज और मुस्लिम समाज, इन चारों की जो मांग है, और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो ने भी उन्होंने एक कमिटमेंट दिया था. 9 साल से उनकी केंद्र और महाराष्ट्र में सरकार है. 2.5 साल ज़रूर हमारे बीच में थी, तो इस हिसाब से 7 साल उनकी केंद्र और महाराष्ट्र में सरकार है. और आपको याद होगा जब हमारी सरकार यहाँ थी तो तब के मुख्यमंत्री जी माननीय उद्धव जी, माननीय अजीत दादा और माननीय अशोक चव्हाण जी ये मराठा आरक्षण का सवाल लेके सारे मुद्दे, फाइल, पेपर्स लेके माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिल्ली में जाके मिले थे. और उसके आगे एक्चुअली क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है. और जिस तरह से जालना में जो घटना हुई है उसका हम निषेध करते हैं. जिस तरह से लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को पीटा गया, उनकी गलती क्या थी इसमें? कंप्लीट मिसमैनेजमेंट. और महाराष्ट्र में आप मुझे पूछिए तो पॉलिसी पैरालिसिस हुआ है. क्योंकि आप कितने में दिखाऊँ आपको, शिक्षा आप देखिए, शिक्षा में महाराष्ट्र का नंबर नीचे जा चुका है. वो ओके, कुपोषण बढ़ रहा है, आरोग्य की सेवा आप देख रहे हैं पहले जितनी अच्छी नहीं है. कल भी मैंने आप ही के चैनल्स पे देखा, कल रात को बड़ी सारी मीटिंग थी, उसमें तीनों घटक तो नहीं दिखे मुझे सरकार के, 2 ही घटक देखे. तीसरा घटक को क्यों मीटिंग में नहीं बुलाया था? कल रात की इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसमें सारे तीनों जो क्लेम कर रहे हैं कि 3 ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, तो मुझे चिंता लग रही है कि 3rd इंजन को क्यों नहीं बुलाया था उस मीटिंग में? कोई नहीं दिखा आपके चैनल पे. तो किस तरह ये सरकार चल रही है? क्या नाराज़ी है या पॉलिसी पैरालिसिस है? कितने उदाहरण दूँ मैं आपको पॉलिसी पैरालिसिस के. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, सारा जो डेटा आपके टीवी पे आता है उससे ही मैं आपको बता रही हूँ ना. आप जो टीवी पे दिखाते हैं और हम लोग जो पेपर में पढ़ते हैं उस हिसाब से, और जो डेटा हमको केंद्र सरकार से आता है उसी से तो जाहिर है, दिख रहा है कि महाराष्ट्र सरकार
सिर्फ सरकार गिराना, इनकम टैक्स, ईडी, इसी में इतनी फंसी हुई है और उनको काम करने के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए जो जलना में घटना हुई, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस। मैम, दिल्ली में G20 की जैसे समिट है, लगभग कई देशों के बड़े बड़े लीडर या कहें प्रेसिडेंट यहाँ हैं, क्या ये कहीं ना कहीं इंडिया को आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है इस बैठक को? इंडिया मतलब अपनी अपनी सब वाली इंडिया की, पूरे भारत की बात। लेकिन ये G20 का तो पहली बार देश में नहीं हो रहा है, और लेकिन अच्छी बात है, दुनिया से अगर लोग देश में आए उनका स्वागत ही करना चाहिए। और इस तरह ये तू मैं करने का वक्त नहीं है। जब भारत के लिए बाहर से लोग आते हैं तो सबका हमने तहे दिल से स्वागत ही करना चाहिए। लेकिन ये G20 में सिर्फ आज पेपरों में एक स्टोरी आई थी जिसमें सिर्फ क्लैरिटी हमको नहीं है, वो है वो क्रिप्टो करेंसी वाली जो बात आई थी। क्रिप्टो के खिलाफ हम लोग बहुत सालों से पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, और कोई पार्टी की बात नहीं है कि ये बीजेपी वर्सेस एनसीपी वर्सेस ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्रिप्टो पे एक पॉलिसी लेवल, हर चीज़ राजकीय नहीं होती, कोई सामाजिक मुद्दे भी होते हैं। और क्रिप्टो के खिलाफ हमें सिर्फ इतनी चिंता रहती है कि क्रिप्टो में कोई लेजिस्लेशन नहीं है, वो व्यवहार कैसे चलता है, कहाँ से चलता है। आजकल के बच्चों को लगता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें तो जल्द से पैसा मिल सकता है, लेकिन उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, आरबीआई का कुछ रोल नहीं है, पैसे के व्यवहार में बच्चे फंस सकते हैं इसमें। इसीलिए एक चिंता हम सब में मन में थी कि क्रिप्टो को लेजिस्लेशन करना चाहिए। और उसके पहले लेजिस्लेशन तो था नहीं, उसके पहले ही क्रिप्टो पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। जो चीज़ लीगली नहीं है उस पर टैक्स कैसे लगा सकते हैं? तो मुझे पता नहीं भारत सरकार ने क्या किया है पार्लियामेंट में, और हम सब सांसदों ने बहुत बार क्रिप्टो के बारे में चर्चा मांगी है, डिस्कशन मांगा है, लेकिन जवाब तो नहीं भारत सरकार से आया। लेकिन आज सारे चैनलों पे क्रिप्टो की बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई। अच्छी बात है, क्रिप्टो पे डिस्कशन हो रहा होगा तो हम पूरी ताकत से क्रिप्टो का जो लेजिस्लेशन होता, ग्लोबली कुछ न्याय होगा तो अच्छी बात है, उसका मैं स्वागत करूँगी। लेकिन थोड़ा हम भी सब सांसद हैं, हमें भी थोड़ा पता होता तो अच्छी होता, क्योंकि ये फिर भी दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। मैम, राष्ट्रपति ने आज जो डिनर दिया है फॉरेन डेलीगेट्स के साथ, कई सारे राष्ट्रीय नेताओं को उसमें इनविटेशन दिया गया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को उसमें इनविटेशन नहीं दिया है रात के डिनर के लिए। उसका उन्होंने अफसोस भी ट्वीट करके जाहिर किया है। आप क्या कहेंगे मैम इस पर? सही बात है, जब आप एक पोजीशन में होते हो तो दिल बड़ा होना चाहिए, तभी तो है ना। मैम, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से नोटिस भेजा था, आप लोग की तरफ से रिप्लाई फाइल किया गया, क्या मैम रिप्लाई फाइल किया गया, क्या कुछ बता पाइए? नहीं, रिप्लाई जो फैक्चुअल है वही हम सब ने रिप्लाई में लिखा है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष, देयर इज़ नो स्प्लिट इन दी एनसीपी, स्प्लिट हमारी पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी है देश के, और महाराष्ट्र में माननीय जयंत पाटिल जी है। हम सब ये जो देश के जो सवाल है, जो आह्वान हमारे देश के सामने है, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, आज आप देख रहे हैं, भले मराठा आरक्षण हो, भले धनगर आरक्षण हो, मुस्लिम आरक्षण हो या लिंगायत आरक्षण, ऐसे बहुत सारे आह्वान हमारे सामने है। देश में बारिश नहीं हुई है, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि आज आप अगर देखें, घूमे, कल उद्धव जी भी कई एरियाज़ में जाके आए, वहाँ आप देख रहे हैं कितनी हमारे जो किसान भाई और बहनें मेहनत करते हैं इस देश में, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हम सब इसमें इतने व्यस्त है, लेकिन आज की जो सरकार है वो, जिसको मैं हमेशा प्यार से आइस कहती हूँ, आइस मतलब ICE, इनकम टैक्स, CBI और ED, इतनी व्यस्त है कि वो लोगों की सेवा करना ही भूल गई, इसीलिए देश का हाल ऐसा है। मैम, मैम, चंद्रबाबू नायडू को करप्शन चार्जेस में अरेस्ट किया गया, किस तरह से देखते हैं कार्रवाई को आप? यही तो दुख होता है ना कि इस देश में सत्ता किसके लिए होती है? सत्ता इज़ अ टूल लोगों की सेवा करने के लिए। सिर्फ जो खिलाफ बोले उसके खिलाफ कुछ ED लगा दो, CBI लगा दो, उसको आइस कर दो, उसको अटक कर दो, उसको नोटिस भेजो, इसी में तो सरकार व्यस्त है। बहुत दुख की बात है, कोई और ही देश में ये जो पॉलिटिक्स जिस तरह से जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मैम, DMK के नेता बार बार सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। राजा ने उसे लेप्रोसी और एड्स तक की जो है बीमारी बता दिया है सनातन धर्म को। आप क्या कहेंगी, इंडिया अलायंस के एक बड़े पार्टनर के तौर पर DMK हैं और इस तरीके की बयानबाजी लगातार? मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे जब ऐसे बयान आते हैं ना, तो मुझे हमेशा अरुण जी की याद आती है। माननीय अरुण जेटली जी हमेशा मीडिया को कहते थे, ऐसी जब चीज़ें होती है ना, देश के सामने बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, वो छोड़ के अगर आप दिखाना छोड़ देंगे ना, ये लोग बोलना छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे अरुण जेटली जी हमेशा मुझे याद आते हैं, क्योंकि आज आप देखिए ना, किसान का मामला ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? आज पानी का मामला, आज पीने के लिए पानी की दिक्कत हो रही है,
भारत में बहुत सारे, महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलों में। अभी उसकी सोचेंगे तो किसकी? पहले लोगों की सेवा करेंगे। मतलब मैम ये मान के चले जिस तरह से बयानबाजी की गई सनातन धर्म को, क्या उनका विरोध करी जिस तरह से डीएमके ने? मेरे ख्याल से मैंने तो सारे सुने नहीं है, और हर चैनल में अगर आपका पूछे इन्होंने ये कहा उन्होंने कहा, सब तो हम फॉलो नहीं करते, तो हर चीज़ जब तक पूरी सुनी नहीं होती तो उस पर बोलना मेरे लिए ठीक नहीं लगता। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।